Good evening, sir. Good evening. Good evening, Vivek. Good evening, sir. Yes, good evening, sir. Good evening, sir. Yes, good evening. Good evening. Good evening. तो Good evening, sir. All. गुड इवनिंग राय सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। sir. हाँ, हर कोई का आवाज आ रहा है, तो ठीक है। Good evening. सबकी आवाज आ रही है? सबकी आवाज आ रही है? तो जस्ट हम लोग का टाइम हो गया, हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। देन आई एम जस्ट वेलकमिंग टू यू ऑल। थैंक यू सर। हम होंगे कामयाब का आज 34th सेशन है। जनरली इसको हम लोगों ने 5 जून 2022 से शुरू किया। अभी तक केवल हम लोग एक टीचर और सारे बच्चे जुड़ते थे। इट इज वेरी फॉर्चुनेट टू अस कि आज हम लोग बढ़िया एक्सपर्ट टीचर्स अक्रॉस द कंट्री कई जगह से जुड़े, दिल्ली से, कोलकाता से, कानपुर से। जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं कि जेई मेंस का एग्जाम 24 जनवरी से होना है। 24 जनवरी से स्टार्ट होके 1 फरवरी तक जाएगा। हमें कुछ बच्चों ने फोन किया कि सर अभी बहुत टेंशन हो रहा है, क्या करना चाहिए। तो मेरे दिमाग में आया कि अगर टेंशन एक बच्चे को हो रहा हो तो इसका मतलब सबको हो रहा होगा, जिसकी तैयारी हुई हो, जिसकी तैयारी ना हुई हो। और इस एग्जाम के लिए न केवल बच्चों को बल्कि उनके गार्जियन को भी प्रेशर रहता है, टेंशन रहता है। हम लोग भी इस फेज से गुजरे हैं। तो इसको आप सारे लोगों से डिस्कस करके ये बात आई कि क्यों ना हम लोग कुछ ऐसे टिप्स दिए जाए जिससे बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में कूल रहे, एग्जाम के पहले बच्चे कूल रहे, उनके पेरेंट्स कूल रहे, जिससे वो अपना बेस्ट कर सके। क्योंकि जेई मेंस जेई इंडिया का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का बेस्ट एग्जाम होता है, इसमें टफ एग्जाम होता है। तो इसी को करने के लिए आज हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं। इसमें बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम ऐसे ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जो अपने आप में ग्रेट है। कोलकाता से श्री के एन आद्या सर फिजिक्स के एक बढ़िया टीचर है। 30-35 साल से वो पढ़ाते हैं। वो पानी की तरह पढ़ाते हैं। वो पढ़ाते हैं तो पता ही नहीं चलता उन्होंने फिजिक्स कब पढ़ा दिया। तो के एन आद्या सर का स्वागत है। रमेश उपाध्याय सर, श्री रमेश उपाध्याय सर जो केमिस्ट्री के हैं, जो गुड इवनिंग सामने सर। बैठे हैं। आप और केमिस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री बच्चों को टफ लगता है, लेकिन जिस किसी को अगर टफ लगता हो, अगर रमेश सर के साथ 1 महीना रह ले तो उसको केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो रमेश सर का स्वागत है। और इसके बाद हमारे अजय कुशवाहा सर है। अजय सर मैथमेटिक्स के बढ़िया लेक्चरर है। पिछले 30-35 साल से कानपुर में, पटना में कई जगह रह के इन्होंने बच्चों को गाइड किया। वो सेल्फ एक इंजीनियर है और उसके बाद 30-35 साल से उन्होंने एजुकेशन को ही अपना बिजनेस बनाया। बिजनेस नहीं बनाया बल्कि उन्होंने अपना ध्येय बनाया। तो बिना किसी पैसे के लोगों को दान देने का काम वो करते आए हैं। पैसा तो ऑटोमेटिक दूसरी चीज है। तो अजय कुशवाहा जी का स्वागत है। और इसी ग्रुप में श्री पीएन राय साहब जो जिनकी मुलाकात मुझसे दिल्ली में हुई 2019-20 में, 17-18 में। तो पीएन राय साहब फिजिक्स के एक बढ़िया लेक्चरर हैं जो 9, 10, 11, 12 जेई मेंस, जेई एडवांस हर तरह के बच्चों को साउथ दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली में बहुत बढ़िया तरीके से गाइड करते हैं, टिप्स देते हैं। तो श्री पीएन राय साहब का स्वागत है। और इसी क्रम में हमारे श्री आर के उपाध्याय साहब और हमारे भैया राम कुमार उपाध्याय साहब जो मैथमेटिक्स के एक दूसरे स्तंभ हैं, कलकत्ता में पिछले 30-35 साल से अध्ययन करा रहे हैं। हंसते हंसते पढ़ाना उनका एक क्वालिटी है। वो भी अभी जुड़े नहीं है, लेकिन 10-5 मिनट में वो जुड़ेंगे। तो उनका भी इसमें स्वागत रहेगा। रमेश जी, लगता है भैया का फोन आ रहा है, वो जुड़ नहीं पा रहे हैं क्या? जरा मैसेज करना होगा। हाँ हाँ, थोड़ा मैसेज कर लीजिए। तो हाँ, तो उनको मैं मैसेज कर देता हूं। और उसके बाद इसी क्रम में आगे 3 आईआईटीएन हमारे इसमें बढ़िया जुड़ेंगे। एक आईआईटीएन है शिवा चैतन्य जो आईआईटी मुंबई से बीटेक किए, आईआईटी मुंबई से मास्टर है। वो इसमें जुड़े हैं। हैदराबाद में रहते हैं, बढ़िया प्रोफेशनल यंग चैप है। वो भी गाइड करेंगे। इसके अलावा आयुष कुशवाहा आईआईटी दिल्ली से जो इस साल फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। और
एक कृतिका अग्रवाल जो बच्ची है IIT दिल्ली से 3rd ईयर में, वो भी जुड़ेगी और सब लोगों को गाइड करेंगे कि कैसे एग्जामिनेशन के दिन फ्री में रहना है, बिना टेंशन रहना है और बढ़िया से काम करना है। तो इस क्रम में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। 2 लिंक है, 7 बजे से 7:40 तक, और दूसरा लिंक रहेगा 7:40 से 8:20 तक। राम कुमार भैया, RK उपाध्याय भैया, जैसा मैंने बताया वो जुड़ गए हैं, तो आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस क्रम को चूंकि 1 by 1 जुड़ेंगे, सारे लोग जुड़े हैं, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग बच्चों को ऐसा टिप्स दें कि ये सर्कुलेट किया जाए, बच्चों के पास जाए, बच्चे शांति से एग्जाम दे। अगर वो 200 नंबर पा सकते हैं तो 210 नंबर पाए इसको सुनने के बाद। इसी के साथ आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और 1 by 1 मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी इच्छाएं, अपनी शुभकामनाएं बच्चों को दें, टिप्स दें। स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू सर। मुन्नू भैया जुड़ चुके, हाँ मुन्नू भैया भी जुड़ चुके, उपाध्याय RK भैया जुड़ चुके हैं ना, राम कुमार जी? हाँ जी, वेलकम। ठीक है राय साहब, तो स्वागत है, प्लीज। जी 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 सर। जी सर आपने बहुत अच्छी बात रखी है और ये बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है। देश भर के बच्चे, लगभग 10 लाख बच्चे जेईई मेंस में अपियर होंगे अभी अगले हफ्ता में, और सब लोगों को प्रॉपर गाइडेंस सुलभ नहीं होता है, ये सब जानते हैं। वो लोग कोचिंग में जा रहे हैं, वो लोग कोचिंग में नहीं जा रहे हैं, दोनों ही बच्चों में इस तरह की समस्या देखी जाती है कि उनके जो अपने पर्सनल डाउट्स हैं या पर्सनल क्वेश्चन होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको कि वो ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते हैं, बेझिझक लोगों से नहीं पूछ पाते हैं, और उनको तरह तरह की चिंताएं रहती हैं एग्जाम को लेके। तो इस तरह के न्यूट्रल प्लेटफॉर्म से ऐसे बच्चे जरूर बेनिफिट करते हैं। और जब मंच में जहाँ की विभिन्न प्रकार, अलग अलग तरह के लोग और एक रिच एक्सपीरियंस लेके लोग आए हैं, तो जरूर ये इनिशिएटिव उनको फायदा पहुंचाए। मैं ये समझता हूं कि एग्जाम के नाम पे डर एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और इसको सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत है। बच्चों को भी एक्सेप्ट करना है, पेरेंट्स को भी एक्सेप्ट करना है कि हाँ ठीक है, एग्जाम है तो डर होगा। फिर हमें ये सोचना है कि डर से कैसे निकलना है। तो डर से निकलने का एकमात्र रास्ता मुझे ही लगता है कि हम वो सोचें कि जो प्रिपरेशन हमने किया है उस पार्ट पे हम ध्यान दें जो हमने कर लिया है, और उस पार्ट पे हम बिल्कुल ध्यान ना दें, उस पर फोकस बिल्कुल ना करें जो हमने नहीं किया है। सो स्टूडेंट्स शुड फोकस ऑन areas which they have mastered, which they have been able to master properly, understand properly. तो वो नहीं समझ पाते तो थोड़े समय के लिए अपने मन से हटा दें, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि खुद पर भरोसा रखना है उनको, और जो उनके मेंटर रहे हैं उसकी काबिलियत पर भी उनको भरोसा करना, कहीं ना कहीं आपको टिकना है और मन को शांत रखने की कोशिश करना। अब आगे बात करते हैं कि जब हम एग्जामिनेशन में जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं और एक पेपर हमारे सामने होता है, तो उस वक्त जो हमारा रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि आप क्वेश्चन को धैर्यपूर्वक पढ़िए, क्वेश्चन को धैर्यपूर्वक पढ़िए। बी वेरी वेरी पेशेंट while you are going through the questions. And I believe all of you will agree that the question itself contains the hint for the solution. यदि हम क्वेश्चन को ठीक प्रकार से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमें लीड मिल जाता है सॉल्यूशन की। तो टू मी, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और ये सोच के पढ़ें कि क्वेश्चन में हमें है सॉल्यूशन के लिए। और
शुरुआत में 2-3, 1-2-3 कोई ऐसा क्वेश्चन ढूंढे जहां से वो शुरुआत करते हैं जो उनको लगता है कि वो टैकल कर पाएंगे, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो 1-2-3-4 क्वेश्चन करते जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा और वो उस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर पाएंगे जिसको वो पहले सोचते थे कि वो बहुत मुश्किल है और उसको नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि यदि वो इस तरह से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पेपर को ठीक से पढ़ते हैं, समय लगाते हैं और क्वेश्चन को समझने में विशेष ध्यान देते हैं, तो एग्जामिनेशन हॉल में उनको ज्यादा समस्या नहीं होना है और वो ठीक प्रकार से एग्जाम पेपर को कर पाएंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। मैं आग्रह करूंगा कि हमारे और शिक्षाविद जो लोग हैं, मित्र लोग जो हैं, बुजुर्ग हैं, वो सब आए और अपनी बात शेयर करें। फिर मैं अपनी बात को और आगे कंटिन्यू करूंगा। तो मैं इनवाइट करता हूं सर, आप लोग भी अपनी अपनी बात को रखें प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। एक बेहतर शुरुआत के साथ राय साहब, अब अगली बात किसी को भी जो गुरुजन चाहे अपना शुरू कर सकता है, प्लीज। ठीक है, मैं स्टार्ट करूं क्या? जी सर, शुरू करें। कीजिए, बोलिए। देखिए, केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो टोटल फिजिक्स से रिलेटेड है, फिजिक्स से सिमिलरिटी है उसका, और इसमें थियरी प्लस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। तो अगर स्टूडेंट ठीक से उसको प्रैक्टिस करके जाए और सारे फॉर्मूलाज को एक जगह लिख ले, अपना नोट्स बना ले। सबसे बड़ी बात यह है कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है ये डैमेज कंट्रोल करने वाली सब्जेक्ट है। जो फिजिक्स में डैमेज हो जाता है, मैथ में डैमेज हो जाता है, उसको ये कंट्रोल करता है, डैमेज कंट्रोल करता है। अच्छा, उसके बाद जो है ग्रेट। ये सिलेक्शन करवाती है, ये सब्जेक्ट जो है सिलेक्शन करवाती है, और फिजिक्स केमिस्ट्री रैंक दिलवाती है, फिजिक्स और मैथ। तो ये सब्जेक्ट जो है अपने आप में, इसको तो एक थोड़ा सा बदनाम कर दिया गया है कि ये रट्टा मार वाली है सब्जेक्ट। तो ये रट्टा मार वाली नहीं है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट लगती है। जैसे जी। फिजिकल केमिस्ट्री में आपके 7-8 चैप्टर ऐसे हैं जिसके सारे फॉर्मूला स्टूडेंट को क्या करना चाहिए एग्जाम के पहले, कि एक जगह सबसे पहले लिख ले, लिख करके उसको 3-4 बार उसको प्रैक्टिस करे, और उस फॉर्मूला पे उसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बार बार करे। देखिए, एक स्टूडेंट आईआईटी में आता है और एक स्टूडेंट नहीं आता है, जबकि एफर्ट दोनों का एक ही है। डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है प्रैक्टिस का। अगर प्रैक्टिस थोड़ा सा भी कम हो गया, मॉक टेस्ट अगर नहीं दे पाएगा, वो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है लास्ट में। अगर मॉक टेस्ट दिया रहेगा तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल अप टू द मार्क रहेगा, और वो जरा सा भी बर्डन फील नहीं करेगा ड्यूरिंग द एग्जाम। तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो फॉर्मूलाज है, एक जगह वो लिख ले, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को ठीक से समझ के उसको बार बार प्रैक्टिस करे, तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। इनऑर्गेनिक के लिए मैं ये बोलूंगा स्टूडेंट को कि एनसीईआरटी बुक्स इज एनफ। एनसीईआरटी बुक्स को ही पढ़ के वो इनऑर्गेनिक को सॉल्व कर सकता है। थोड़ा सा उसमें ये होगा, जेडी ली का बुक को अगर वो फॉलो कर ले तो और भी सुविधा हो जाएगी स्टूडेंट को। लेकिन नोट्स खुद का बनाना पड़ेगा, दूसरे को नोट्स लेकर के हम पास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या है कि सबसे पहले आप उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा उसका, एक भी टॉपिक को स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करेंगे स्टूडेंट, तो फिर वो आगे चल करके आपको परेशानी में डालेगा। तो इसलिए, बिकॉज उसमें होता क्या है कि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से इंटर रिलेटेड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और सारे इक्वेशन को एक जगह आप लिख लीजिए नोट्स में। लिखने के बाद उसको प्रैक्टिस कीजिए विथ मैकेनिज्म। अगर पॉसिबल हो तो 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट भी आप लगा लीजिए स्टीरियो केमिस्ट्री उसमें, क्योंकि जेई एडवांस में कभी कभी क्या होता है कि स्टीरियो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिएक्शन पूछ देता है। तो इसके लिए जो अगर प्रैक्टिस कर लेंगे आप, तो बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। उसके बाद जो है सारे रिएक्शन को एक जगह लिख लीजिए, लिखने के बाद उसको प्रैक्टिस कीजिए।
प्रैक्टिस करने के बाद मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट देने के बाद आपका कॉन्फिडेंस खुद ही इतना हाई हो जाएगा कि आपको लगने लगेगा कि इस साल मैं आ जाऊंगा। सबसे पहले बात तो ये एक गुरु मंत्र है जो कि आप केमिस्ट्री में अच्छा डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरे सब्जेक्ट का भी आप उसका डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। और कम से कम 30 अगर क्वेश्चन आते हैं तो 25-26 क्वेश्चन आराम से कोई स्टूडेंट, एनी स्टूडेंट कैन डू। 25-26 और 25-26 क्वेश्चन बहुत ही मैटर करता है अपने आप में। कोई 30 नहीं कर पाएगा, बहुत वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर देयर, बट 30 में से 26-27 क्वेश्चन जो है वो आराम से कर लेंगे। एक दो क्वेश्चन तो ऐसा ट्विस्टेड होता ही है जो कि गूगली वाला क्वेश्चन रहता है। दूसरी बात ये है कि एक आम जिंदगी होता है और एक मेंटोस जिंदगी होता है। आम जिंदगी क्या होता है कि स्टूडेंट जो है एक एक पेज भर के लिखता है अपना, और एक होता है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी मतलब मेंटोस जिंदगी। आप ऐसा पढ़ लीजिए जिसका एकदम ट्रिकी वे में आ जाए, जैसे थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में कुछ भी नहीं तो कम से कम 300-400 रिलेशन है, 300-400 फॉर्मूलाज हैं। अब उनको जो है आप ठीक से रट्टा नहीं मार सकते हैं, ना प्रैक्टिस कर सकते। उसके लिए आपको मेंटोस जिंदगी में ही आना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से आपको ट्रिकी वे में कुछ ऐसा बनाइए, निमोनिक्स के थ्रू आप लर्न कर लीजिए। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूं, केमिस्ट्री में एक्सेप्शनल केसेस बहुत सारे हैं। जैसे सुनाई दे रहा है सबको? तो यस, चलिए। अच्छा यस यस अच्छा यस सुनाई दे रहा है। अच्छा, केमिस्ट्री में जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं वो जैसे चावल में कंकड़ होते हैं उसी टाइप के होते हैं। ठीक है, तो उनको जो है एक जगह हमको निकाल करके रख लेना एक्सेप्शनल केसेस, क्योंकि क्वेश्चन में एक्सेप्शनल केसेस मैक्सिमम आते हैं। तो ये सब टिप्स हैं जिससे कि स्टूडेंट जो है केमिस्ट्री में तो कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए स्टूडेंट को, अगर वो ठीक से पढ़ा है तो। ट्विस्टेड क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा मैथ फिजिक्स में आते हैं, वहीं पे जो है स्टूडेंट लड़खड़ाते हैं। ठीक है, और आगे बात किया जाएगा। हेलो। हाँ तो जी। बहुत बढ़िया रमेश जी, आपने बताया कि ये केमिस्ट्री डैमेज कंट्रोल है। डैमेज कंट्रोल तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जी डैमेज बहुत होता है हर जगह। तो केमिस्ट्री डैमेज, और मुझे तो लगता है कि केमिस्ट्री पढ़ने के साथ ऐसा होता है कि अगर बच्चे ने बढ़िया पढ़ा है तो 60 में बहुत जल्दी केमिस्ट्री निकल जाता है। कम ध्यान देते हैं और लेकिन अधिक मिल सकता है। जी जी, और जी, रट्टा मार के अगर पढ़ाई करेगा तो नहीं होगा। कॉन्सेप्ट बेस्ड, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना पड़ेगा। हाँ हाँ, जी जी जी, हाँ। और वही तो सब्जेक्ट है जो कि जेई एडवांस और जेई मेंस में डैमेज कंट्रोल करता है। जी, हाँ हाँ हाँ। नहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है ये बच्चे लोग इसका ध्यान रखेंगे, इसका हाँ लाभ उठाएंगे। इस बार भी करेंगे, और अभी नेक्स्ट सेशन फिर अप्रैल में सेकंड सेशन भी होना है जेई एडवांस का, जेई मेंस का, उसमें भी रखेंगे। तो थैंक यू आपको। फिर एक बार बोलना होगा। अब मैं हाँ हाँ अपने आगे हमारे दो लोग और हैं। बीच में मैं सोचता हूं कि हमारे अजय सर है और के नाद्या सर है, आर के भैया भी जुड़े हैं। मैं सोचता हूँ कि चैतन्य है, शिवा चैतन्य। Yes sir. आर यू हियरिंग माय वॉइस, शिवा? Yes sir. Yes sir. यस, I'm able to hear your voice. Am I शिवा इज audible, ए sir? वेरी excellent and good boy. He has done his BTech from IIT Mumbai. Also in master, he is in Hyderabad. He will give some suggestion. Most welcome, Yes sir. Shiva. Please, either you talk Sure in sir. Hindi or English. There is no problem. You go ahead, please. Okay. Okay. Some suggestion. So yes sir. So hello everyone. First of all, good evening to all the esteemed guests who are attending this meeting, and also to the students who are viewing this program. Myself, I'm Shiva Chaitanya. I'm an alumni of IIT Bombay. I did my BTech and MTech in electrical engineering from IIT Bombay. So before I begin, I want to thank Kushwaha sir for giving me this opportunity to interact with every one of you. So I'll just give some general exam day tips, which have helped me a lot during my exam days as well. So as we all know that this year's JEE mains is from 24th onwards. So we only have 2 days before the exams begin. So this is a very tense situation and anxious situation to all the students. And I can imagine the plight of the students, because I was also a participant to this exam once.
Yes, it is very natural to be tension and be nervous during this time. But the key is to remain as cool and as calm as possible during these 2 days. So what you can do is now is not the time to start any new concepts or any unfinished concepts. So instead, what you can do is you can only focus on revising some short notes that you have prepared or some small revision topics, and memorize some short last minute formulae, some hands-on formulae that are there, and just only focus on smaller things and try to remain as cool as possible in these 2 days. And I want to give some general on the day exam tips. So first of all, please have a very light breakfast on the exam day. It will help a lot. Please don't have any heavy foods on the exam day, at least 2 or 3 hours before you complete your breakfast, and make sure that you keep all the checklisted items ready. Say, for example, like hall ticket, stationery, etc. These are the things most people generally ignore by falling into the preparation cycle, and on the last day they'll be anxious and they'll be more nervous, and it will simply add unnecessary complications. So make sure that you keep all the checklisted items ready, and please reach to the exam center very early, because what happens is it will make your mind calm a little, and your nervousness will calm down, your mind will settle down, and you'll feel very relaxed once you reach the exam center early. Right, so these are some general on-the-day exam tips. And during the exam, I'd like to add some important tips, because these have helped me immensely during my exam days, and it will help you to give best shot. So first, whenever you are given with the question paper, please read all the instructions very carefully. Most people generally don't read the instructions, because sometimes the marking scheme changes, and sometimes the question numbers or all of these instructions will be clearly mentioned in the question paper. So please don't ignore any instruction, and take your time, read them slowly, and make sure that you fill all the formalities, that is the hall ticket, the OMR, bubbling, the signatures, etc. accordingly, because most people generally in a hurry or something, they'll generally tend to ignore. So just like a reminder, I'm just reminding all these simple things. Now, coming to the important part, some important tips. So what I used to do was, after I begin starting to start the question paper, I used to start with the strongest subject first, because what I observed in my experience is that our energy during the beginning will tend to be the maximum. So I wanted to leverage that maximum energy to build my confidence. So chemistry was my strongest subject. So I used to do around 15 to 20 questions in chemistry, and after that I used to shift to physics. Again, 15 to 20 questions, and then to maths. So this is how I used to cycle throughout the question paper, and that is how I used to keep the confidence momentum going throughout the exam. So the key is to remain confident throughout the exam, and the important tip is that one should not get stuck in any single question. If any question is taking more time than expected, it's better to leave that question, because some questions are meant to be difficult and tricky. So it's not possible to answer all the questions in the same mode. So if any question is taking more time, just put a star mark or a bubble, or leave the question altogether. You'll always have time to revisit the question at the end. So the key is to score maximum in all the 3 papers, and not only solve some 1 or 2 questions, some difficult questions, and come out. So we have to solve maximum number of questions in all the 3 papers. That should be our motto, right? And the second is, I've seen most people not bubbling the OMR sheet as soon as they complete arriving at the answer to the question. Most people will postpone bubbling the OMR of the correct questions to the end. Please don't do that. It will unnecessarily create panic. We want to close the question then and there itself. As soon as you are sure, confident that this is the final answer that you have arrived, please mark very carefully on the OMR sheet and close the question then and there itself. We don't want to carry any baggage of the questions to the end. We want to close the questions then and there itself. Right. And there is one more secret tip that I want to give. This has helped me immensely. First is observe the question very carefully, and most importantly, observe the answer. See, because this is an exam. This is an exam environment, and the time is very limited. We have time constraints. So what we have to do is we have to arrive at the correct option in the shortest time possible. Right. So what I used to do is I used to observe the options very carefully, and I used to eliminate the options. By using some shortcut techniques, by using some intuition, etc. So understand that even if you can eliminate 1 or 2 options, most of the effort is already reduced, and you can focus all your energies in the remaining options, and you can arrive at the correct answer. Right? Say, for example, in mathematics, say if there is any equation, instead of straightforwardly solving the equation, all the steps, I used to see if I can substitute the options in the equation, and I used to see if there are any other shortcuts in order to eliminate the options.
It will not work with all the questions, but to most of the questions, it can work. So this is what I used to do. It has helped me a lot during my exam days as well, because it will help me to solve some of the questions to arrive answers very quickly instead of going through the straightforward route. So that's it. I want to end with a small note that I have seen that most students are taking this exam very seriously. They are making it a life and death issue and taking the exam really, really seriously. It's not at all really needed. BTech education is actually a very, very small phase in the entire learning cycle. Much of your learning will also happen after you complete your BTech as well. So just forget about the exam, forget about the results, and just give the exam your best shot. And no matter what college and whatever course you are getting, you'll always have numerous opportunities to learn and grow in the future. So that's it from my time. I want to wish a very best of luck, my best wishes to all the students who are appearing this year's mains, JEE mains. And if there are any queries, please do let me know. I'll again address any other queries. And thank you all for your valuable time, for giving me this opportunity to interact with everyone. Thank you, sir. Thank you, Shiva. Thank you, sir. You have really taught everything from a student point of view, from teacher point of view, and from examiner point of view itself. How has Thank to you, sir. behave. Yes, It sir. is a good word from you. I hope the students will take care of it and go ahead, and they will really do whatever they are doing. They will do more better. Thank you. Thank you, Sure. Shiva. Thank you, sir. Then I am requesting further our participant Ajay sir is there. Ajay sir is there, and one again will repeat whoever is coming in second session. Ayush and Miss Kritika Agarwal will join since 7:40 also. Then we will get it continue. तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने दूसरे पार्टिसिपेंट जो भी हैं बोले. डॉक्टर अजय सर बोल सकते हैं, क्या नादिया सर बोल सकते हैं, फिर हमारे अगले एक सर्किल और घुमाएंगे हम लोग. प्लीज वेलकम. आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? आ रही अजय सर. वेलकम चलिए वेलकम अजय सर, प्लीज. चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है जुड़ के, और मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था. चैतन्य ने तो पूरा एग्जाम कैसे करें बच्चों के लिए पूरी एक एक स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया. उसमें से Thank you, वो मुझे जो है एक पॉइंट फिर से रिपीट करना है जो अक्सर लोग गलती करते हैं. और जैसे कि फूड के बारे में बताया कि हैवी फूड खा करके गए, यानी कि खूब कस के खा पी लिया, फिर वहां पे सुस्ती आने लगी. बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है एग्जाम में. फिर हमारे रॉय सर ने कहा कि ध्यान से पेपर पढ़ने के बारे में. तो मैं आज क्या ही बता रहा हूँ कि आज आईआईटी ने यूसीट का एग्जाम लिया. एक बच्चे से मैं बात कर रहा था, यूसीट का एग्जाम दे के आया. उसने 2-3 बार ठीक से पढ़ा, फिर भी वो एक मिस्टेक कर गया क्योंकि एग्जाम का टेंशन उसके दिमाग में घुसा हुआ था. तो एग्जाम को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है. जैसा क्वेश्चंस पेपर में बनाया गया है, बनाने वाले की साइकोलॉजी जो है वो एज इट इज अगर समझ में आ जाए तो बच्चा कर ही लेता है. तीसरी बात है, रमेश सर ने जो है जैसे फार्मूला लिखने और नोट्स बनाने पे बहुत कहा कि खुद का नोट्स बनाइए. तो ये तो बहुत जरूरी चीज है कि प्रैक्टिस अगर हम लोग हाथ से करते हैं तो हाथ और ब्रेन दोनों एक साथ चलते हैं तो कभी गलती नहीं होती है. तो मैं तो कुछ बातें और कहना चाहता हूँ बच्चों से. लगभग तैयारी तो सब कुछ कर ही चुके हैं, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है ध्यान से पढ़ने वाली बात है. और लास्ट टाइम ज्यादा जो है टेंशन ले लेते हैं बच्चे, बस इससे बड़ा नुकसान हो जाता है. तो मैं तो अपने एक्सपीरियंस जो हम बच्चों को पढ़ाते रहे उनके एक्सपीरियंस का जो है थोड़ा थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे थे जो बहुत अच्छे थे, लेकिन वो रात भर सोए नहीं ठीक से टेंशन की वजह से कि कल पेपर है, और रात भर नहीं सोए तो सुबह बहुत देर से उठे और एग्जाम सेंटर में बहुत देर से पहुंचे, और देर से पहुंचने की वजह से फिर वो उन्होंने पेपर में गड़बड़ की. तो मैं सारे बच्चों से कहूंगा कि अगर कल पेपर है तो आज खूब अच्छे से सो के जाना है, ठीक है, और सुबह के नाश्ते का ध्यान रखना है. लिखने के लिए जो है फार्मूले या नोट्स बनाने हैं या जो आपने पहले बनाए हैं, और या जो आगे भी अगर आपको करना है, तो एक काम करें, लाइन वाली कॉपी तो हमेशा छोड़ दें.
आप बच्चे लोग करते क्या है, लाइन वाली कॉपी में खूब नोट्स बनाते रहते हैं, लिखते रहते हैं। बिल्कुल ये आदत छोड़ दें, क्योंकि ऐसा है कि हमारी जो आईज हैं जो रीड करती हैं वो कैमरे की तरह चलती हैं, वो हमेशा फोटो खींच खींच के फोटोग्राफिक मेमोरी जो है ब्रेन में पहुंचाती रहती है। तो जब हम लाइन वाली कॉपी में लिखते हैं तो अक्सर गलती होती है, कंफ्यूजन होता है। जब हम रिकॉल करेंगे तो क्या होगा, रिकॉल करेंगे तो फिर वो लाइनें आने लगती हैं। मतलब ये एक टेक्निकल ऐसी चीज है ब्रेन की, जो है ना वो कंफ्यूजन क्रिएट करती है। तो अगर नीट एंड क्लीन अगर रखना है तो हमें व्हाइट पेपर में फार्मूले लिखने चाहिए, और बल्कि हम कहेंगे कि मेमोरी मैप बना लेना चाहिए। एक चैप्टर के वो एक सारे फार्मूले एक जगह लिख लिए और उनका लिंक सारा बना लिया, तो वो एक मेमोरी मैप की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो मेमोरी मैप पे तो बहुत सारी बुक्स भी हैं, बच्चों ने पढ़ी होंगी। नहीं हो तो वो एक मेमोरी मैप बना लें। अगर कोई बार बार फार्मूला भूलने वाला है तो उसको रेड मार्क कर लें। ठीक है, व्हाइट पेपर होगा तो उसमें कलर पेन भी चला सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो है वो पेपर बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, और इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ वो हमारा एक मेमोरी मैप बन जाता है। तो वो चीज रिकॉल करने में एग्जाम में बहुत फायदा होता है। तीसरी एक चीज है जो छोटी छोटी बातें मैं बताऊंगा, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस अगर आता भी है और कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया तो पेपर तो गड़बड़ हो ही जाता है। अब ये कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए? तो अभी जैसे सब लोग घर में कहते हैं, बेटा ध्यान से पढ़ना, ध्यान रखना, ध्यान से जाना, सारा काम ध्यान से करने को कहा जाता है। लेकिन हमें अपनी क्लासेस में ध्यान को सिखा देना चाहिए बच्चे को। मतलब ये जिम्मेदारी गार्जियंस की है, ये जिम्मेदारी टीचर्स की है कि ध्यान से काम कराना है अगर बच्चे को, तो ध्यान सिखाना ही पड़ेगा। अब आधे घंटे का तो उसे आनापान या जो है मेडिटेशन या कुछ भी आप चाहे सांसों के रिदम को समझना, ये सबसे जरूरी चीज है आज के टाइम में। क्योंकि हमारी जो है मेमोरी में बहुत सारी चीजें हम देखते हैं तो न्यूरोप्लास्टिंग होती रहती है, जो भी चीजें देखेंगे और वो सब मेमोरी में इकट्ठा होता रहता है। तो उसकी सफाई करने के लिए भी सबसे जरूरी है कि ध्यान कराना। सब्जेक्ट पढ़ना, सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना वो एक अलग चीज है, लेकिन जिस ब्रेन से सारे काम करने हैं उसे भी रिलैक्स देना बहुत जरूरी है। तो ध्यान करना मेरे हिसाब से तो सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने देखा है कि जिन बच्चों को ध्यान कराया गया फिर पढ़ाया गया, उनका रिजल्ट ज्यादा अच्छा रहता है, बहुत ज्यादा कूल रहते हैं। उनको ये टेंशन नहीं रहती कि पेपर में क्या होगा, हारेंगे जीतेंगे, खराब होगा अच्छा होगा। वो जाके बस अपना अच्छा एफर्ट करते हैं तो उसका जो है इफेक्ट पड़ता है। तो एक तो ध्यान कराना मेरे हिसाब से सबसे जरूरी है। मैंने जो फील किया मैं वही बात कह रहा हूँ। और मेमोरी मैप मैंने अपने टाइम में भी बनाया था। और जो बच्चे जो है, मान लीजिए कोई एक चैप्टर लिखते हैं, मान लीजिए लिमिट का लिखते हैं, तो वो लिमिट्स लिख लिया उन्होंने, फिर वो लिमिट्स के सारे फार्मूले लिख लिए। लिमिट्स में जो है मान लीजिए वो ग्राफ यूज होता है, उसको भी वहां पर उन्होंने लिख लिया। और फिर वो लिमिट्स किन किन चैप्टर्स में यूज होती है उसको भी लिंक कर लिया, लिंक बना लिया, फिर वो दूसरे पेज में चले गए। तो इससे क्या होता है कि मेमोरी मैप होने से क्या होता है, वो कंसेप्चुअल तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। और फिर कंसेप्ट के साथ साथ जब वो मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस होने लगता है तो वो मेमोरी मैप वहां पे काम करने लगता है। तो मेमोरी मैप पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना चाहिए बच्चों को। और दूसरी बात यह है ना कि जैसे कि हम लोग अभी कह रहे थे कि एक बीमारी सबको होती है, हमें भी और सब सारे इंसान को होती है, वो होती है भूलने की बीमारी। क्योंकि हम पढ़ेंगे और भूलेंगे। अब मान लीजिए जो है कोई आदमी कमा के लेके आया और वो अलमारी में रुपए रख दिए, चूहे उठा ले गए या चोर उठा ले गए, बड़ा बुरा लगता है। अब ऐसे ही हम दिन भर पढ़ते हैं और 2 दिन बाद देखते हैं भूल गए, सारी मेहनत बर्बाद हो गई। यानी कि जैसे कमाया और वो लुट गया। उसी तरीके से सारी पढ़ाई हम करते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं और भूलते जाते हैं। और ये समस्या जो है, ये सबसे बड़ी समस्या है स्टूडेंट्स की। तो मेमोरी मैप, ये समस्या से बचने के लिए एक मेमोरी मैप, दूसरा ध्यान करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ये अगर दोनों चीजें करते हैं तो हम जो है अपनी मेहनत और टाइम को हम बचा सकते हैं और ब्रेन शार्प हो जाता है, रिकॉल बहुत तेज हो जाता है। मेरा अपना ऐसा मानना है। फिर जो है अगर हम क्वेश्चंस पेपर की बात करें तो जैसा कि सर ने बताया कि फार्मूला लिखो, लिखना बहुत जरूरी, हाथ से लिखना बहुत जरूरी है।
लिखेंगे और देखेंगे और ब्रेन यानी कि सब पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएंगे। और जब इन्वॉल्व हो जाएंगे तो ब्रेन जो है ज्यादा एक्सेप्ट करता है, ज्यादा समय तक याद करता है। क्योंकि पेपर जब होता है तो उसमें सारा पेपर तो कठिन होता नहीं है, कम से कम 30-40% पेपर कोई भी बच्चा इंटरमीडिएट की भी जानकारी रखता है तो कर सकता है। बस क्वेश्चन पेपर क्या ऐसा होता है, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, कुछ मल्टीपल क्वेश्चन होता है, कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो हार्ड होते हैं। तो हार्ड क्वेश्चन में तो बाद में ही जाना चाहिए। जैसा कि इजी क्वेश्चंस हमेशा बचपन से सिखाया जाता है, भाई देखो पेपर करने जाना, इजी क्वेश्चन पहले कर लेना, हार्ड वाले बाद में कर लेना। तो इजी से ही स्कोर हमारा बन जाता है। जब स्कोर बन जाएगा तो पेपर में कॉन्फिडेंस आने लगेगा। आपने मान लीजिए 3 घंटे का पेपर है, उसमें से 1 घंटे जो है, या फिर आपने कहा कि भाई हमें 3 घंटे में आधे घंटे भी हमने इजी वाले में लगा दिए, तो हमारे पास स्कोर आ गया, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई हम अब फेल नहीं होंगे। तो अदर अटेम्प्ट करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब मल्टीपल कॉन्सेप्ट में चले जाते हैं। और फिर अगर टाइम बचता है तो फिर हार्ड क्वेश्चन की तरफ हम जा सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ बच्चे तो पेपर मिलता है, वो एक क्वेश्चन पढ़ा और करने लगे। ना ना, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, पूरा पेपर देखना है। पहले पूरी हमें स्ट्रेटजी बनानी, रणनीति बनानी है। जैसे जाते ना कि पुराने जमाने में सिखाया जाता था कि भाई एक किला है और किले के अंदर जाना है, तो वो सबसे कमजोर पॉइंट क्या है उसको तोड़ना है। तो बिल्कुल इसीलिए लोग कहते हैं ना आईआईटी क्रैक कर दिया। तो अरे भाई क्रैक करना है तो वो क्रैक करने का वो अपना पॉइंट ढूंढो जाके, सबसे वीक क्वेश्चन कौन है तुम्हारी नजर में जो इजी हो सकता है, बस उससे उस वहीं से स्टार्ट करो। और 1 2 3 4 5 ऐसे करते जाओगे, जब 30-40% पेपर हो जाएगा तो ये समझ लो आप सिलेक्शन के करीब जा रहे हो। किसी भी पेपर में अगर आपने जो है 40% सही कर दिया है तो सिलेक्शन तो होना ही होना है। ऐसा कभी नहीं होता, 50% में तो बिल्कुल आप सिक्योर हो जाते हो। तो इसलिए धीरे से धीरे धीरे स्टार्ट करिए, और पहले इजी क्वेश्चंस करिए और फिर हार्ड क्वेश्चंस करिए। तो मैं आज बस इतना ही कहूंगा। फिर से मैं कहूंगा कि फूड पे ध्यान दो, ध्यान से पढ़ने के लिए भैया ध्यान से ध्यान दो। फार्मूले पे अगर ध्यान देना है तो मेमोरी मैप बनाओ, और इजी क्वेश्चंस पहले करो। ठीक है सर। नेक्स्ट ज्वाइन करते हैं दूसरी लिंक, क्योंकि एंड होने वाला है। अजय सर, आपने बहुत बढ़िया बोला, आईआईटी क्रैक करना है। मुझे भी नहीं जी मालूम था क्रैक करने का क्या मीनिंग होता है। क्रैक का जी जी। मतलब पास होना नहीं, क्रैक का मतलब सबसे कमजोर कड़ी को खोजना और उसमें घुस जाना। तो घुस यस सर, वेलकम बैक। तो अजय सर, आपकी बात चल रही थी, आपने जो सुटेबल वर्ड कर दिया आईआईटी क्रैक करना। क्रैक करना मीन्स पढ़ने के साथ वो रणनीति के साथ उसको सक्सेस करना है। ये मुझे जी जी। लगता है कि लोगों के लिए बहुत बेस्ट है। सुपर 30 में, जी सुपर 30 में आपने देखा होगा कि हम टॉपर बनाने पे जोर नहीं देते हैं, पूरे के पूरे बच्चे सेलेक्ट कराने पे जोर देते हैं। भाई सेलेक्ट हो जी जाओ, फिर बाकी वहां पे करते रहना। तो जी सबसे जी जरूरी चीज है कि वहां पे पहले अंदर जाइए, फिर आप कुछ भी करिएगा जाके। तो एक स्कोर कर लीजिए, क्रैक कर लीजिए, फिर आप टॉपर बन जाइए तो बहुत अच्छी बात। जी ठीक है जी सर। जी हाँ। तो थैंक यू अजय सर। अब हम आपके बेस्ट एडवाइस के लिए आपको थैंक्स। अब के एन आद्या सर हैं, मैं के एन आद्या सर को इनवाइट करना चाहूंगा कि थोड़ा सा एडवाइस बच्चों को दे। वो अपने लहजे में कैसे बच्चों को क्या करना चाहिए, आज के टिप्स, फिर हम लोग सेकंड रिमाइंड करेंगे। जो लोग हैं अपना बोलेंगे। अगर किसी का स्पेशल कोई व्यस्त प्रोग्राम हो तो जा सकता है, अदरवाइज अगर कंटिन्यू करेगा तो 30 मिनट की बात है। थैंक यू आद्या सर। Okay. Thank you, sir, for giving me this opportunity to tell something to the student. हाँ, मैं कुछ अलग बोलना चाहता हूँ। देखिए, मेरे लिए रट्टा मारना बहुत मुश्किल की बात था। याद रखना बहुत मुश्किल होता था। इसलिए मेरा जो पढ़ाई है उसमें सब लिखना और लिखना, कुछ भी पढ़ता था और लिख कर देखता था कि कितना याद रहता है। तो मैं बहुत ज्यादा लिखता था, लिख कर पढ़ता था। अच्छा, एक छोटा सा बात कहूँ, जो जो फॉर्मूला और छोटा वाले चीज है जो याद नहीं रहता, मैं क्या करता हूँ, घर में पोस्टर मार देता हूँ। ये जो कैलेंडर है ना, 1 पेज वाला कैलेंडर, उसको उल्टा कर दो, पूरा व्हाइट आ जाएगा। जो कुछ कुछ ऐसा होता है जिसमें फिगर भी याद रखना चाहिए, उसके साथ फॉर्मूला भी। मैं उसमें वो जो कैलेंडर के पिछले जो व्हाइट पेपर है उसमें मैं सब कुछ लिख कर झुला देता हूँ। और दिन में खाते खाते या सुबह घूमे
और नींद से उठने के बाद टूथब्रश करते हुए वो देखता हूँ। हाँ, जो चीज सबसे कठिन, सबसे टफ लगता था, तो वो देखते देखते क्या हो जाता है, उसका फोटोकॉपी मन में घुस जाता है, एकदम रेडी हो जाता है। एग्जाम हॉल में आंखें बंद किया तो वो पोस्टर मेरे सामने आ जाता था और उसमें जो लिखा है वो मैं देख के लिख कर देता। तो ये एक तरीका है, कुछ टफ चीज जो इजीली याद नहीं रहता वो आप ऐसे लिखकर कहीं झुला दे सकते हैं। केमिस्ट्री की फॉर्मूला, केमिस्ट्री में तो बहुत एडवांटेजेस है मेरे हिसाब से। फिजिक्स का में भी यह बहुत अच्छा होता है। और फिजिक्स का बाद एक बात कहूँ, ये पहले स्टूडेंट लोग अभी पहले से ही ना शॉर्टकट सीखना चाहता है, ये अच्छी बात नहीं है। पहले तुम सीख लो ये क्यों होता है, कैसे होता है, फिर सीखने का बाद, बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाने के बाद तुम शॉर्टकट सीखने की कोशिश करो तो अच्छा होगा। अगर कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, जैसे केमिस्ट्री सर ने कहा, एक कॉन्सेप्ट बनाते हुए चलना चाहिए। सिर्फ रट्टा मार के कुछ भी नहीं होता है, ना फिजिक्स, ना केमिस्ट्री, ना मैथमेटिक्स, कुछ नहीं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट बनना चाहिए। और एक बात कहूँ, कल खुशाबाद सर से मेरा बात हो रहा था, तो एक चीज मुझे याद आया। बहुत दिन पहले मैं एक पेपर में पढ़ा था, आईआईटी में पास हुआ है एक लड़का, उसका इंटरव्यू आया था। तो इंटरव्यू में उसने कहा ये मेडिसिन अगर मेरे पास नहीं रहता तो मैं आईआईटी में पास नहीं होता। मेडिसिन है, होम्योपैथी मेडिसिन है, कैलीफॉस 6X टैबलेट। तो वो क्या करता है, वो टेंशन को कम कर देता है। तो बहुत साल पहले, 12-14 साल पहले, मेरा एक स्टूडेंट था पूर्वाशा गुप्ता। आप फेसबुक में देख सकते हैं पूर्वाशा गुप्ता। नाउ शी इज ए डॉक्टर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट बन गया। तो उसका एग्जाम से करीब 20-25 दिन पहले मैं उसको छोड़ दिया कि भाई सब कुछ पढ़ा दिया, आप तुम सब रिवाइज करो घर में जाके। हाँ, तो तुम्हारा जैसा प्रिपरेशन है, तुमको तो नीट में सक्सेसफुल होना ही चाहिए, तुम हो जाओगे। तो एक दिन 2-3 दिन के बाद मैं ऐसे ही उसका घर में फोन किया, उसका माँ से बात हुई। माँ ने कहा कि सर वो पूर्वाशा से कुछ नहीं होगा, वो हर दिन रोता है और मुझे कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं रहता है, मैं सब कुछ भूल गया, मैं एग्जाम में फेल हो जाऊं, मैं क्या करूं, कुछ भी मुझसे नहीं हो रहा है, मैं इस बार सक्सेसफुल नहीं होगा। तो मैंने उसको कहा आप ये जो होम्योपैथी मेडिसिन है, कैलीफॉस, KALI, PHOS, कैलीफॉस 6X टैबलेट, हाँ, ये आप जाकर दुकान से मंगा लीजिए, ये टेंशन कम कर देता है। और मैं बहुत सारे स्टूडेंट को एग्जाम से 2-3 महीना पहले से वो कैलीफॉस प्रिस्क्राइब करता हूँ, भाई ये तुम खाते रहो। हाँ, वो कैसे खाना है, 4 टैबलेट मुंह में डाल दो और फिर उसके साथ थोड़ा सा वार्म वाटर ले लो, अच्छा काम करता है। जिसका टेंशन ज्यादा है वो दिन में 3 बार ले सकते हैं, एक बार 4 टैबलेट करके। जिसका काम है 2 बार ले सकता है, और जिसका नहीं है भी, थोड़ा सा भी है, वो सोने से पहले खा सकता है। तो मैंने पूर्वाशा के माँ को कहा कि हाँ, वो डॉक्टर बनने से पहले मैं उसका डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आप ये टैबलेट दुकान से लेकर आइए, उसको देते रहिए, 4 टैबलेट एक साथ दिन में 3 बार आप देते रहिए, टेंशन कम हो जाएगा। ऐसा होता है कि बच्चे लोग टेंशन में पड़ जाते हैं, और टेंशन ऐसा चीज है जो नहीं होने से पढ़ाई नहीं होता, और ज्यादा होने से भी पढ़ाई नहीं होता। तो टेंशन जब होता है तब बच्चे लोग क्या करता है, आज जितना पढ़ेंगे सोच रहे थे, ऐसा पढ़ नहीं सका। तो क्या हुआ, उसका टेंशन और बढ़ गया। नेक्स्ट डे इस टेंशन की वजह से वो एक बार फिजिक्स के किताब लेकर बैठ जाते हैं, और ये नहीं हो रहा है, एक बार केमिस्ट्री लेकर बैठ जाता है, एक बार मैथमेटिक्स लेकर बैठ जाता है, तो कोई सब्जेक्ट वो पढ़ नहीं पाते। तो इसलिए वो जो कैलीफॉस है, वो आईआईटी में फर्स्ट आया जो बच्चा, वो अपने इंटरव्यू में कहा था कि कैलीफॉस 6X टैबलेट मैं लिया करते थे, और ये अगर नहीं होता तो मैं फर्स्ट नहीं होता। मैं बहुत सारे बच्चों को दिया है, पूर्वाशा को भी दिया था, तो उसका पिताजी ने मान लिया, उसी दिन खरीद कर लाया। और 2-3 दिन के बाद मैं जब फोन किया
तो उसका माताजी ने कहा कि हाँ बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, खुशी से पढ़ रहे हैं, और पढ़ते पढ़ते कभी कभी गाना भी गाते हैं, तो उसका जो टेंशन वो कम हो गया, वो ठीक से पढ़ पाए और फाइनली नीट क्रैक किया। उसको ये SSKM कलकत्ता का जो पीजी हॉस्पिटल है, उस साल से पीजी में वो MBBS पढ़ाना चालू हुआ था, उस साल वो दाखिल हो गए और एक अच्छे डॉक्टर भी बन गए। और एक चीज मैं आ, अभी तो उम्र ज्यादा हो गया ना, कभी कभी सब कुछ भूल जाता हूँ। हाँ, और एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट मैं बोलना चाहता था, मेरे दिमाग में चल रहा था, ये भी बोलना चाहिए, ये भी बोलना चाहिए। हाँ, तो स्टूडेंट लोग का, हाँ वो चीज है कि जब पढ़ने बैठोगे तब तुम जो टेबल में तुम चेयर लेके बैठ गए, जहाँ कहीं भी पढ़ते हो, एक सब्जेक्ट का किताब लेके बैठ जाओ और तुम्हारा हाथ के नजदीक नजदीक में बाकी कोई किताब नहीं रहेगा। अगर तुम फिजिक्स पढ़ते हो तो सिर्फ फिजिक्स का जो जो चीज चाहिए लेके बैठ जाओ, फिजिक्स पढ़ते रहो। और व्हाइट पेपर में, और जैसे सर ने ठीक कहा, और लाइन वाला पेपर में साइंस स्टूडेंट पढ़ने से अच्छा नहीं होता, व्हाइट पेपर सबसे अच्छा होता है। उसमें तुम पढ़ो और लिखो, पढ़ो और लिखो। ऐसा होता है कभी कभी मैं फिजिक्स लेके बैठ गया, दूर फिजिक्स अभी अच्छा नहीं लग रहा है, चलो वो केमिस्ट्री में क्या हुआ था, केमिस्ट्री की किताब ले लिया, फिर केमिस्ट्री भी अच्छा नहीं लगा, वो भी छोड़ दिया। तो इसको ये अच्छा नहीं है। इसलिए मैं स्टूडेंट लोग को कहता हूँ कि रात को जब तुम सोने के लिए जाते हैं, तो तब तुम जानते हो किस सब्जेक्ट में तुम्हारा कैसा है प्रिपरेशन, और कल तुम कितने बजे तुम बिजी हो, कितने बजे तुम खुद पढ़ सकते हो। तो एक रूटीन बना के रखो रात को कि कल इस टाइम से इस टाइम हम फिजिक्स पढ़ेंगे, इस टाइम से इस टाइम मैथ करेंगे, इस टाइम से इस टाइम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और इसमें भी मेरा कहना है, जब रिवाइज देते हो तो 2-3 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ो। केमिस्ट्री पढ़ना है तो 2-3 दिन एकदम मन लगा के केमिस्ट्री पढ़ो, सुबह से लेकर शाम तक जितना हो सके केमिस्ट्री पढ़ो, एकदम केमिस्ट्री में डूब जाओ। तो क्या होता है, सुबह फिजिक्स 2 घंटा दिया है, फिजिक्स 2 घंटे में जितना होना चाहिए था नहीं हुआ, फिर केमिस्ट्री का टाइम आ गया तो मैं केमिस्ट्री चालू कर दिया, फिर उसके बाद मैथ आ गया, मैथ का टाइम तो मैं मैथ करने लगा। कोई भी सब्जेक्ट ठीक से नहीं हो रहा है, जब तुम एक सब्जेक्ट को लेके या मैथमेटिक्स को लेके बैठ जाओ, 2-3 दिन से पूरा मैथमेटिक्स करो, कोई सब्जेक्ट नहीं करोगे, और फिर उसके बाद 3 दिन पूरा केमिस्ट्री में चले जाओ, पूरा केमिस्ट्री करो, एकदम केमिस्ट्री में डूब जाओ, ऐसा कि दुनिया में केमिस्ट्री के सिवा और कोई सब्जेक्ट नहीं है। फिर 3 दिन फिजिक्स में लगाओ। ऐसा करोगे, जितने बार तुम रिवाइज करोगे उतना अच्छा याद रहेगा। तो रिवाइज कैसे, और एक चीज जानना बहुत जरूरी है, कैसे पढ़ने से मुझे याद रहेगा। एक एक स्टूडेंट का एक एक तरीका है। मेरा एक दोस्त था, वो सिर्फ वो केमिस्ट्री लेके पढ़ता था। केमिस्ट्री जब MSc का पढ़ाई करते थे तो उसका जो जिधर वो रहते थे उधर थोड़ा प्लेस उधर पढ़ने का जगह नहीं है, तो मेरे घर में आके, मेरा एक स्टडी रूम था, उधर वो पढ़ते थे। मैं देखता था कि वो सिर्फ किताब देख के चले जाते, किताब से पेज ऐसा ऐसा किया, देख लिया, फिर उसको याद रह जाते हैं। तो ऐसा स्टूडेंट बहुत कम होता है। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को लिखना चाहिए। पढ़ने के बाद ये पूरा लिखा पढ़ा कहते हैं ना, तो पढ़ने के बाद लिखना चाहिए, लिखना बहुत जरूरी होता है। और हम लोग वो जो स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि कल हम क्या करेंगे, कब क्या पढ़ेंगे, नहीं तो सुबह उठे पढ़ने जब बैठ गए तो कुछ टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। आज हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम क्या करेंगे। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, हाँ वो तुम कब किसी टाइम में भी कर सकते हो, रात के 12 बजे भी कर सकते हो, सुबह में भी कर सकते हो। तो मैथमेटिक्स कभी भी कर सकते हो। फिजिक्स में तो कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट है। केमिस्ट्री जो कुछ कुछ लोग कहते हैं कि भाई पूरा ये तो रट्टा मारने की चीज है। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ऐसा है नहीं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी वो पूरा रट्टा मारने से नहीं होता है। मुझे लगता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बहुत कुछ समझने की चीज होता है।
वो जानना चाहिए बच्चे लोग को। तो कुछ भी रट्टा मार के कुछ नहीं होता है भाई, पूरा पहले जान लो, सीख लो, फिर याद रखो। याद रखना और रट्टा मारना सेम चीज नहीं है, ठीक है ना। और कोई टाइम वेस्ट मत करो, थोड़ा सा ऐसा कर लो, जब पढ़ने बैठोगे तुम्हारे पास जो सब्जेक्ट है उसी एक सब्जेक्ट का किताब रहेगा। तुमको लगेगा माँ अगर घर में आएंगे तो माँ को कहेंगे माँ उधर से मैथ का किताब दे दोगे मुझे। तुम्हारे आसपास बाकी किताब नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तुमको एक किताब लेके एक सब्जेक्ट लेके पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, ध्यान से पूरा। और एक चीज, ये जो भूल जाने की आदत होता है ना बच्चों में, ये एक चीज करने से बहुत कम हो जाता है। ये तुम्हारा आंख आंख ये जो आंख जिस हाइट में है उसी हाइट में ऑपोजिट वॉल में एक छोटा सा बिंदी लगा दो, ब्लैक वाला या लाल वाला, कोई भी जो और लड़की लोग लगाते हैं ना बिंदी, वो एक छोटा सा लगा दो। और फिर उस पर तुम आंख लगा के बैठ रहो 1 मिनट 2 मिनट, तुम देखोगे वो बिंदी भाग जाएगा, तुम्हारा विजन से वो भाग जाने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम उस पर आंख रख कर बैठ रहो। हाँ, ऐसा करने से देखो कि कुछ टाइम तक तुम ठीक तरह से सोच नहीं पा रहे हैं, कुछ चिंता मन में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो बिंदी भाग जाने की कोशिश करता है। तो मेरा आंखों का जो हाइट होगा उसी हाइट में ऑपोजिट वॉल में एक बिंदी लगाकर उसमें देख के बैठना है। 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट ऐसा करने से बहुत बढ़िया होता है। मेरे पास वाले रहते हुए एक लड़का, वो बैंक में उसको नौकरी मिल गया, तो उधर जाकर वो कभी कभी राम के पैसा शाम को दे देते थे। हाँ, वो कुछ बैलेंस शीट करने में भूल करते थे, तो उसको मैंने कहा कि ऐसा करो तुम्हारा माइंड कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया टिप्स होता है, सिर्फ 5 मिनट तुम अलार्म भी दे सकते हो। अभी तो मोबाइल में अलार्म दे सकते हैं, 5 मिनट के बाद मोबाइल बजेगा तब तुम आंख हटा लो, लेकिन 5 मिनट के लिए तुम वो बिंदी पर तुम्हारा आंख जमा के बैठे रहो। तो क्या होगा, उससे तुम्हारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो तुम कम टाइम में ज्यादा चीज पढ़ सकोगे। और ये जो हम लोग जब पढ़ते हैं ना, एक ब्रेन में सेकेंडरी थॉट चलता रहता है, तो ये जब हम लोग कुछ पढ़ेंगे तो आवाज करके पढ़ने से अच्छा होगा। वो सेकेंडरी थॉट हमको थोड़ा उतना डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो आवाज करके पढ़ना चाहिए। क्योंकि हम जो पढ़ते हैं, मैं जो सब प्रोड्यूस किया वो भी मेरा कान में घुस जाता है। तो ऐसा पढ़ने से कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, और कुछ दिनों के बाद जब ऐसे तुम देख रहे हो कि हाँ मैं कंसंट्रेट करके पढ़ सकता हूँ, तब तुम आवाज बंद कर भी सकते हो। तो ये कुछ चीज है पढ़ने का। और सबसे ये चीज बेहतर है, ये जानना पड़ेगा कि कैसे पढ़ने से मुझे याद रहेगा। हाँ, तो पढ़कर तो लिखना चाहिए, इम्पोर्टेंट चीज लिखना चाहिए, फॉर्मूला भी लिखना चाहिए। और वो फॉर्मूला क्यों आया, कैसे आया, ये फॉर्मूला किसी दूसरे ने बना दिया वो पढ़ के नहीं चलेगा, खुद को बनाना पड़ेगा। क्योंकि किस सिचुएशन में, ऐसा फिजिक्स में होता है ना, बहुत सारे फॉर्मूला है, तो ये किस सिचुएशन में फॉर्मूला आया है, बर्नौलीज का फॉर्मूला है। इसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी का समेशन कांस्टेंट रहता है। ये टर्म का मीनिंग क्या है और किधर इसको अप्लाई करना चाहिए, ये तुम फॉर्मूला के पास एक छोटा सा पिक्चर बना के रख सकते हो। पॉइसोलिस फॉर्मूला, एक पिक्चर बनाओ, बाद में फॉर्मूला लिखो। तो जो कुछ भी हम पढ़ेंगे वो खुद का बनाया हुआ होना चाहिए। वो कोई भी सब्जेक्ट का हो सके, और जो खुद का हैंडराइटिंग का है, मैं जब पढ़ूंगा मेरा हैंडराइटिंग का, तब मुझे ज्यादा याद रहेगा। तो इसलिए बहुत सारे सर तो बहुत अच्छा नोट बना के देते हैं, वो नोट तुम लेकर अगर तुम लैंग्वेज चेंज भी नहीं करोगे फिर भी एक बार अपने हाथ से लिख लो, तो अच्छा उसको पढ़ने से ज्यादा याद रहेगा। तो ये था मेरा, मैं जो कुछ सोचा था कि ये सब बोलना चाहिए, मैंने तो बोल दिया। तो थैंक यू सर, थैंक यू। आपने तो बेसिक से बढ़िया चीजें बताई कि जो बच्चा एग्जाम के पहले रोता था, बोलता था कि मैं हो नहीं पाएगा, उसके डॉक्टर आप बने और आज वो डॉक्टर है।
दैट इज ए ग्रेट। यही तो टीचर का बेस्ट क्वालिटी है सर, कि उंगली पकड़ के लोगों को आगे बढ़ाना। जो शिक्षक में है वो कहीं और मिलता नहीं है। ये इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके टिप्स लोगों को काम आएगा, बढ़िया रहेगा, और इसको हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अभी जैसे पीएन राय साहब ने बोला, हमारे रमेश उपाध्याय जी ने बोला कि एक एक बार और रिपीट होगा, तो जस्ट इसमें एक हमारे यूथ ने, शिवा चैतन्य ने अपनी बात कही। अभी कृतिका अग्रवाल और आयुष कुशवाहा दोनों जुड़े हुए हैं। मैं इन दोनों को वेलकम करते हुए बोलूंगा कि अपने आने वाले जो छोटे बच्चे हैं जो 12th में है, इस साल एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए 5-5 मिनट अपना टिप्स दे, बताए कि कैसे रहना है। क्योंकि बच्चों का ड्रीम रहता है कि हमें IIT जाना है, कैसे जाना है उनको नहीं मालूम, लेकिन वो उसमें जाना चाहते हैं, तो आराम से बढ़िया से वो एग्जाम दे सके। इससे ये फेज से लोग गुजरे हुए हैं, तो इन दोनों को हम इनवाइट करते हैं, टिप्स दें, फिर हम लोग आगे बढ़े हैं। मिस कृतिका अग्रवाल और आयुष, वेलकम टू यू बोथ। शिवा चैतन्य ने भी बताया, अब आप। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आयुष कुशवाहा है और मैं 2019 में जेई दिया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जेई मेंस के एग्जाम क्लोज आ रहा है, लेकिन उससे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों ने 2 साल 3 साल 4 साल काफी मेहनत की है। अब वो मेहनत का फाइनली जब टेस्ट आया है तो उसमें आप लोग अच्छा ही करेंगे। मुझे खुद बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी कि जेई का एग्जाम आ गया है, मैं क्या करूंगा कैसे करूंगा, लेकिन मेरे जो टीचर्स थे, मुझे पीएन रॉय सर पढ़ाते थे, काशीनाथ सर पढ़ाते थे, उन लोगों ने मुझे काफी मोटिवेशन दिया कि क्या कहते हैं कि कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये एक छोटा सा एग्जाम है। ये एग्जाम भले ही आपको आईआईटी में जाने ना जाने में हेल्प करेगा, लेकिन इस पे ही आपकी लाइफ नहीं मैटर करती है। अगर ये एग्जाम अच्छा हुआ तो बहुत बढ़िया, आप आईआईटी आएंगे, हम लोग से मिल भी सकते हैं। मैं आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहा हूँ, मेरी जूनियर भी कृतिका आईआईटी दिल्ली में पढ़ रही है। यह आईआईटी का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, आप लोगों को यहाँ पे आके भी बहुत अच्छा लगेगा। और जेई एक आसान सा एग्जाम है, आपको इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आपको भले ही लग रहा होगा कि हाँ 10 लाख 12 लाख रुपए लोग दे रहे हैं, लेकिन उसमें आधे से ज्यादा लोग सीरियस नहीं होते हैं। अगर आप सीरियसली मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई किए हैं, तो आपका जेई में जरूर हो जाएगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ कि इतनी मुश्किल चीज नहीं है। रही बात, 3 ही सब्जेक्ट आते हैं, अलग अलग स्लॉट्स में एग्जाम होता है, तो किसी और के स्लॉट को देख के कि उसमें वो स्लॉट टफ में केमिस्ट्री टफ आ गया, फिजिक्स टफ आ गया या मैथ्स टफ आ गया और मेरा वो चीज वीक है, ऐसे देख के नहीं डिसाइड करना होता है। क्योंकि हर स्लॉट की डिफिकल्टी वेरी करती है। कोई स्लॉट बहुत ही आसान आ जाता है तो उसमें अधिक नंबर लाने पड़ते हैं, कोई स्लॉट टफ आ गया तो उसमें कम नंबर पे ही आपको अच्छी रैंक मिल जाती है। तो ये सब चीज आप पहले से फॉर्मुलेट करके मत जाइए कि हाँ मैं इतने ही क्वेश्चन कर लूंगा या इतने ही क्वेश्चन करने पे मुझे मेरा होना चाहिए, या अगर पेपर टफ आ गया तो मैं इतने कम क्वेश्चन किया अब क्या होगा मेरा, ऐसे नहीं होता है। वो रिलेटिव है और आपकी रैंक और परसेंटाइल आती है, तो जो मैटर करती है। इसलिए आप ध्यान रखिए अपना, और जेई के एक दिन पहले ये सारा का सारा रिवाइज करने मत बैठिएगा, थोड़ी शांति रखिए। अगले दिन आपका एग्जाम है तो उसके लिए प्रिपेयर करिए कि अगर अगर आपका माइंड काम होगा तो। जैसे मेरा फर्स्ट जेई में बहुत ही मुझे टेंशन थी, लेकिन जब सेकंड जेई का एग्जाम देने गया था मैं बहुत काम था, इसलिए मेरे सेकंड जेई में रैंक और परसेंटाइल दोनों बहुत अच्छी आई। तो उससे मुझे समझ आ गया कि अगर प्रिपरेशन थोड़ी ऊपर नीचे भी हो, लेकिन एग्जाम में अगर आप कामनेस मेंटेन कर सकते हैं तो काफी फायदा होगा। नाउ आई विल कैरी फॉरवर्ड टू कृतिका, वो भी कुछ बोलना चाहेगी अपनी तरफ से। यस, थैंक यू आयुष। वेलकम कृतिका, प्लीज। Thank you so much, sir, and it was really nice. काफी informative सब लोग ने बोला. At present, I'm actually standing in the campus of IIT Delhi, where everyone wants to be. So I couldn't make it to my room because I was busy with some events. Everyone has pointed out क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. So in the remaining time, I would suggest कि focus on your strong points. Like of course JEE hai and everyone wants to score the maximum, but at this point when you are just so close to your examination, it's best if you focus on your strengths. क्योंकि अगर अभी कोई fresh topic लेके बैठोगे वो पूरा नहीं होने वाला और एक demotivation आ जाएगा कि मतलब अभी मेरे को ये नहीं आता वो नहीं आता. So strong topics पे focus करो and every question is going to fetch you equal marks. हर question का weightage 4 marks है. तो if you are attempting a question जो 30 seconds में solve हो सकता है compared to a question which is going to take like 5 minutes 7 minutes, so it's always better to go for questions that can be done in 30 seconds because they are both going to fetch you 4 marks, but it will save you some time, so you can use that for other
other parts, and at the same time you should always have a brain makeup कि एक तो मेरे को क्वेश्चन पेपर को एटलीस्ट 2 बार स्किम थ्रू करना है। फर्स्ट राउंड में जो जो क्वेश्चन मेरे को देखते ही समझ आ रहे हैं, आई हैव टू गेट इट डन। सेकंड राउंड में जिन क्वेश्चन में मेरे को लगता है हो जाएंगे बट टाइम लगेगा, वो करने हैं। ऑल्सो फर्स्ट राउंड में जस्ट ट्राई कि वो फर्स्ट राउंड जो है, अगर 3 आवर्स का पेपर जो होता है जेई का, सो 2 आवर्स में फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाना चाहिए। सो माय स्ट्रैटेजी एट माय टाइम वाज कि केमिस्ट्री के लिए आई गेव 30 मिनट्स, एट मैथ्स then I moved to maths. For that I used to allot 1 hour because maths is very calculative and it takes time, and if you want to be 100% accurate with your calculations you should allot some time. So after that 1 hour I used to move to physics, and for that I used to give like 40 minutes. And when I was done with my first round, I used to move for a second round and used to go through questions that I had left in the first part and used to attempt it. This used to increase my productivity, and there were chances of less mistakes. So this thing you can try to do. Other than that, confidence is the thing that you should always focus on. Confidence सबसे ज़्यादा matter करता है। प्रिपरेशन कम है, ज्यादा है, कुछ भी हो, कॉन्फिडेंस अपनी प्रिपरेशन पे पूरा होना चाहिए। जो अटेम्प्ट कर रहे हो वो सही होना चाहिए, तुक्के नहीं मारने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से बहुत मार्क्स चले जाते हैं। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से। ठीक है, बहुत बढ़िया तुमने सजेशन दिया। तुक्का नहीं मारना है एक चीज, और जो भी जानो उसको कॉन्फिडेंस चाहिए। ये 2 चीज अगर हो तो मुझे लगता है कि कुछ भी कर सकता है। आईआईटी तो वन थिंग है, अगर आदमी कॉन्फिडेंटली करे तो कुछ भी कर सकता है। आईआईटी इज द वन थिंग। यू आर स्पीकिंग फ्रॉम द आईआईटी दिल्ली, तो मुझे लगता है ये बच्चों को अट्रैक्ट करेगा, और सजेशन तुम्हारा, आयुष का और लोगों का बेनिफिट रहेगा। थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर गिविंग योर टिप्स टू द अदर्स। थैंक्स टू यू ऑल। अब मैं आगे बढ़ाऊंगा। पीएन राय साहब ने शुरू किया था, आयुष जैसा बोला है। आयुष फॉर्चुनेटली पीएन राय साहब से भी पढ़ा हुआ है, केएन आद्या सर से भी, रमेश सर से भी। तो आयुष आज अपने सब लोगों के सामने बोल रहा है। मुझे भी काफी खुशी हुई है कि सबका पढ़ाई और बच्चा उनको बोला है। तो ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हुए राय साहब, सेकंड सर्किल में हम चाहेंगे कि फिर 2-2 मिनट, अभी तो टाइम है अपने पास 10 मिनट, 15 मिनट है, तो 3-3 मिनट फिर से रैप अप किया जाए, जिससे बच्चों को शुभकामनाएं रहेंगी। सर आप म्यूट हैं। माइक म्यूट है आपका सर। पीएन राय साहब का माइक म्यूट है, प्लीज। जी यस सर। सबसे पहले मैं सर आपका धन्यवाद करूंगा कि ऐसे अच्छे लोगों को आपने जोड़ा, बच्चों को जोड़ा, और उन सब के विचार को सुनने का मौका मिला। ये तो हमारे लिए खुद के लिए भी एक अपने आप को एजुकेट करने का एक प्लेटफॉर्म बनता है। बाकी मैं इन बच्चों को आईआईटी से, आयुष, कृतिका और बाकी बच्चों को कंग्रेचुलेट करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि वो लोग अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा करेंगे। बाकी जो बच्चे अभी इस साल, अभी नेक्स्ट 3-4 डेज में जेईई मेंस में अपेयर हो रहे हैं, उनके लिए बहुत सी बातें की गई हैं। मैं कुछ जोड़ना चाहूंगा। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आइडियाज और कॉन्सेप्ट का है, और मैथ्स और केमिस्ट्री से अलग आप थोड़े समय में भी फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट को, सारे आइडियाज को रिवाइज कर सकते हैं। हमें ये कोशिश करना है कि बच्चे बहुत ज्यादा फॉर्मूला पे फोकस करते हैं। हम ये कहते हैं फॉर्मूला पे बहुत फोकस ना करें, आप की कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई कर लें और उनसे जुड़ने का कोशिश करें। इस तरह से क्या होगा, आपके ऊपर मेमोराइज करने का प्रेशर खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। इफ यू आर ट्राइंग टू विजुअलाइज द सिचुएशन, आप यदि कॉन्सेप्ट को रिलेट करते हैं तो फॉर्मूला को याद रखने का प्रेशर खुद ब खुद चला जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जैसा आयुष ने बहुत अच्छी बात कहा है कि हर एक सेशन में डिफिकल्टी लेवल जो क्वेश्चन का होता है वो अलग अलग होता है। बच्चों को
एक सेशन से प्रभावित नहीं होना है। उनका सेशन है। दे हैव टू बी वेरी वेरी न्यूट्रल अबाउट द सेशन। वो जो कर सकते हैं आप अपना करिए, बिल्कुल शांत मन से जाइए, खुद पर भरोसा रखिए और अपने बेस्ट को पहले दे के आइए। यदि आप सोचते हैं कि यू आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन फिजिक्स, बिगिन विद फिजिक्स, मैक्सिमाइज इन फिजिक्स, देन गो टू केमिस्ट्री, देन गो टू मैथ्स। सो मैक्सिमाइज योर स्ट्रेंथ और अपने वीकनेस को पीछे रखिए। आप यू प्ले एज पर योर स्ट्रेंथ, डोंट प्ले एज पर योर वीकनेस। Don't remember about your weaknesses. Think about your strength. That is the only way you can be confident and you can perform. पहला बात। दूसरा बात यह है कि यदि एक सेशन अच्छा नहीं गया, जो बच्चे अभी जनवरी के सेशन में जा रहे हैं बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं है। जैसा आयुष ने मेंशन किया है, मैं बच्चों को कहना चाहूंगा कि एक सेशन आपका खराब हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। you have another session also. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जेईई मेंस में बहुत अच्छा रैंक नहीं लाएंगे, लेकिन वो नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में बहुत अच्छा करेंगे और एडवांस से बहुत अच्छा रैंक ले आते हैं। तो आपको किसी भी पर्टिकुलर डे आपका बहुत अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। एक्सेप्ट इट, बी रेडी फॉर इट एंड बी रेडी टू परफॉर्म इन द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी दैट यू आर गोइंग टू गेट। एक एग्जाम आपकी जिंदगी का बी ऑल और एंड ऑल नहीं हो सकता है। इसलिए बिल्कुल बिल्कुल प्रसन्नचित्त होके, बिल्कुल रिलैक्स्ड होके, अपने पर भरोसा रख के और अपने बुजुर्गों के, अपने माँ पिताजी के, ईश्वर का आशीर्वाद लेके जाइए, अपना बेस्ट दीजिए। दैट्स इट, डू दैट ड्यूटी दैट इज बेस्ट, लीव अनटू द लॉर्ड द रेस्ट। बस ये सोचना है, दैट्स द ओनली वे टू बी रिलैक्स्ड, टू बी कॉन्फिडेंट। फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पर ध्यान नहीं देना है, कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करना है, कॉन्सेप्ट को रिलेट करना है, कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करना है। और एनसीईआरटी को जरूर एक बार जेईई मेंस वाले जरूर एनसीईआरटी के पेज बाय पेज देख के जाएं, सारे डायग्राम देखें, सारे एग्जाम्पल को देखें और समरी को, जो लास्ट में समरी दिया हुआ था, उनको रिवाइज कर लें। थोड़े समय में यही कर सकते हैं आप। यदि आपने अभी तक कुछ और नहीं ज्यादा कर पाए हैं तो आप कुछ नई चीज मत सीखिए। एंड में नई चीज नहीं सीखना है। प्ले एज पर योर स्ट्रेंथ एंड यू आर गोइंग टू परफॉर्म। आई विश everybody good luck and my regards to all of you. Thank you sir, thank you. जी सर ने बहुत ही अच्छा एक पॉइंट बोला कि अगर आपका जेईई मेंस अच्छा नहीं भी जाता है तो भी आप जेईई एडवांस में अच्छा कर सकते हैं। इसका एक लाइव एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। मेरे यहाँ पे एक फ्रेंड है आसिफ नाम का, उसकी जेईई मेंस में रैंक 1 लाख आई थी, लेकिन उसने मम्मी पापा को बोल दिया कि आप लोग चिंता मत करिए, मैं जेईई एडवांस निकाल लूंगा। उसने क्या किया, 2 महीने पढ़ाई की अच्छे से, जितना में था उसके कंसेप्ट्स वगैरह क्लियर थे। उसने 2 साल पढ़ाई की थी, लेकिन उसका किसी तरह जैसे जेईई मेंस अच्छा नहीं गया तो उसकी 1 लाख रैंक आई थी। लेकिन फिर उसने पढ़ाई की और उसके जेईई एडवांस में 3000 रैंक आ गई, विच इज अ वेरी बिग फीट कि आप 1 लाख जेईई मेन से लेके एडवांस में 3000 रैंक पे आ रहे हैं। और उसके बाद वो आज मेरे साथ आईआईटी दिल्ली में यहाँ पे है। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मिलता रहता है, ये वो है। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर आपका पहला सेशन बिगड़ गया, आप लोग के पास तो 2 ऑप्शंस हैं। दूसरे सेशन में आप डेफिनेटली इंप्रूव कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी पहले सेशंस में ऐसे लाइक 50-70,000 रैंक आई थी, लेकिन दूसरे सेशन में वो 1000, 3000, इवन अंडर 500 आराम से आ गए। क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स कि आप फाइनली उस मोमेंट पे आप काम होके, कंपोज होके कैसे एग्जाम दे सकते हैं। और रिवीजन का मेथड सर ने बहुत अच्छा बताया। एनसीईआरटी के पीछे जो समरीज दी हुई है उसमें कंसेप्ट बहुत ही बेसिकली बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है। तो आप उन चीजों को पढ़िए और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप में लोगों में वो पोटेंशियल है तो आप वो जरूर कर पाएंगे और आईआईटी निकाल पाएंगे। जी यही मैं बोलना चाहता था। थैंक यू आयुष, थैंक यू। अब मैं रमेश उपाध्याय सर को बोलूंगा कि रैप अप में 3 मिनट आप भी बोले उसके, प्लीज। अगर रमेश चैतन्य आप फिर से 2-3 मिनट आप भी एक बार फाइनल टच दीजिए। शिवा चैतन्य इज गोइंग टू टेक। हाँ, okay sir. So thank you sir for making this meeting possible. It's a very interactive session. I personally learned a lot of concepts today. It has made me remind my go to my exam preparation days. So I thank Kashinath sir for giving me this important thing, that is Califos 6x tablet, and mentioning some medical related concepts to reduce the anxiety levels, etc. And it is also good to see Ayush and Kritika, who are currently studying in IIT Delhi campus, interacting with the students
So it will give a lot of confidence boost, and it's also like an inspiration to the upcoming who's going to be soon going to be IITian students. So yes, what I want to say is in the conclusion that one confidence is the key over here in order to crack this exam. This exam is, as like I said, it's not a really tough exam. Just you have to be confident. You have to focus on your strong points. Please don't do any guessworks, and whatever questions that you are confidently able to solve, just solve them correctly in the shortest time possible, and just be patient, be just cool and calm, and just give your best, as I've already mentioned in just a small summary. Forget about the result, forget about the outcome, just focus on the exam, on the task at hand, and just give your best shot. So as I already said, no matter what college and whatever branch that you are getting, you are always going to do really wonderfully in the future, believe me. So that's all, sir. I thank everyone for giving me this valuable opportunity to learn today. So that's it, sir. Thank you. Shiva Chaitanya, thank you. You have given a good point. Can continue 2-3 minutes. Then Adya sir, then we'll close. 4 minutes. We are having 4 minutes. 2 minutes. Yes, 2 minutes. sir, Sir, best wishes आप दीजिए बच्चे को, please. We have only 4 minutes, sir. Yes, sir. So in this session, valuable inputs have come from Shiva, Ayush, Kritika. They are student present and former students of IIT Delhi and IIT Mumbai, and all other experts have given their view. To summarize, I would like to tell all those children who are appearing this January session that they need to believe themselves. They need to believe that they have been working very hard. Even if they have been making some mistake, they need to forget. And they need to gather their strength, and they need to devote their time properly and divide the time properly between physics, chemistry, and maths. They should not be ignoring any one of them. It has been rightly said that chemistry is a very, very important subject, which most of the students who are good in physics or maths would tend to ignore chemistry. But it's a reminder and it's a request that they pay equal attention to chemistry, because sometimes you can really score very good marks in chemistry. Even if your input is less, your output is very good. So output-input ratio is very good in chemistry. So that is very important, because here it is very important that you score. It is very important that you score. You are most likely to get cut off in all 3 subjects. There are subject cutoffs and they are very low, pretty low. So you are likely to get through that. So ultimately how much you have scored and what percentile you are getting is important. And in building your percentile, chemistry can be very, very important. Some of the questions that are asked in physics are really very easy, and they are mostly NCERT based. So you can always attempt those questions. So look for easy questions. Look for questions where you are comfortable. Make sure that you have attempted them all in physics, in chemistry, in maths. And once you have done your basic things, the things that you know already, then you can go to attempt those questions also, which you think are not very easy. You feel they are tough, but you can attempt them also. In the examination day, it is very important that you reach your exam center well in time. And you must make sure that you carry all the essential items that you must carry. Make sure that you have taken your breakfast. It should be light. Make sure that you are not going to be affected if you are faced with a difficult question paper, because that difficult question paper is for all the students taking the examination in that session. And sometimes, even if the score is low, the percentile is going to be high. So accept what you are getting and act on what you have got. Don't think more. Don't think more. Just whatever you are getting, it is your day. Do your best, and don't think in terms of anything. Don't relate it with any other session, any other student. It is your day. Do your best, and believe me, if you are doing your best, you are going to get best. You need not worry.
you need not worry. And with the change pattern of IIT JEE, when you are getting 2 attempts, you can always improve. So never lose your hope. Be very, very energetic. Be very, very hopeful. Be very, very enthusiastic. And propel yourself. You will reach IIT. With these words, I thank you all. I thank you all. Thank you. Thanks, sir. This from this forum, हम होंगे कामयाब. To all the participants who are going to take their JEE Mains 2023, all the best to all students and we all. Thank you, sir. Best of luck. Ayush अच्छा and exam. Kritika. Ayush, Kritika, Thank you, and sir. Chaitanya. You are the role model Thank you, for the thank you.